So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरस्सा एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जो यूनिट 4 है, वर्धन, पल्लव और चालुक्य, राजनीति और सांस्कृतिक विकास, इस यूनिट को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस यूनिट में हमें बेसिकली पल्लव प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि उसका प्रशासन कैसा था। ठीक है, अभी जो पल्लव प्रशासन है इसमें काफ़ी जो गुण थे वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की तरह ही थे। और इसमें जो राज्य का जो मेन अधिकारी था, ठीक है, वो राजा खुद था। ठीक है, और राजा द्वारा अपने मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था और अनेक विषय पर जो राजा था वो अपने मंत्रियों से सलाह ले सकता था और सलाह लेता था। ठीक है, और जो पल्लव प्रशासन के जितने भी राजा थे उन्हें कला और वास्तुकला में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनवाए। और मंदिर भी कैसे बनवाए, उन्होंने चट्टानों को काट कर मंदिर बनवाए। ठीक है, जैसे कि आपको इन सभी इमेज में दिख रहा होगा, ये जितने भी मंदिर हैं इन्होंने चट्टानों को काट कर बनाया है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कई सारी शैलियाँ बनाई थी। फॉर एग्जांपल जो पहली शैली थी वो थी महेंद्र वर्मन प्रथम शैली, और जो लास्ट शैली थी वो है अपराजित शैली। और ऐसे इन्होंने कई सारी शैली बनाई थी जैसे कि मामला शैली और राज सिंह शैली। ठीक है, तो इस यूनिट से बेसिकली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है कि पल्लव के प्रशासन की विशेषताओं को बताओ। ठीक है, और जो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि पल्लव समाज के कला और साहित्य कला के बारे में या फिर उनकी विशेषता बताओ, या फिर किसी भी टाइप में बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी को पढ़ लिए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आया था 2018 के पेपर में, पल्लव के मुख्य प्रशासन की विशेषताओं को बताओ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय शासन। पल्लव का शासन सुव्यवस्थित और कुशल था। इतिहासकार गोपालन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में बताते हैं कि पल्लव का प्रशासन प्रबंध मौर्य और गुप्त दोनों प्रकार के शासनों की प्रणाली के तत्व मौजूद थे। उसमें जो पल्लव का प्रशासन है उसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य के तत्व मौजूद थे। ठीक है, उनके गुण थे उस प्रशासन में। राज्य का मुख्य अधिकारी राजा होता था। राजा द्वारा महाराज की उपाधि ली जाती थी। अब ये उपाधि क्या होती है, इसका मतलब होता है वो अपने नाम के जो आगे पीछे लगाते हैं उसे उपाधि कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, महाराज। ठीक है, महाराज की इन्होंने उपाधि ली थी। शासन के विभिन्न कार्य हेतु मंत्री थे। अधिकांश मंत्री की नियुक्ति स्वयं राजा करता था। वहीं युद्ध की घोषणा और सेना का संचालन भी राजा ही करता था। राजा किसी विशेष विषय पर अपने मंत्रियों द्वारा परामर्श लेता था। परामर्श का मतलब कि सलाह लेता था। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है स्थानीय शासन। शासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था, जिसे मंडल कहते हैं। उस समय के शासनकाल में साम्राज्य अनेक छोटे छोटे भागों में बटा था, और इसकी जो सबसे बड़ी इकाई थी वो प्रांत के नाम से कहलाती थी, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम कहलाती थी। राष्ट्र में राजा द्वारा व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और ग्राम के शासन हेतु मुखिया होता था। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, अगर आप खुद भी पढ़ते हो आप खुद भी समझ जाओगे। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है आय के साधन। ठीक है, राजा की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, यानी कि भूमि से उसको जितना भी टैक्स मिलता था ये उसका आय का सबसे एक बड़ा भाग होता था। भूमि को एकत्रित करने का कार्य राज्यसभाएं करती थी। किसानों को यह सुविधा थी कि वो अपनी भूमि कर जो जितना भी उनकी जो भूमि का कर होता है वो चाहे तो वो कैश दे सकते हैं यानी कि नगद दे सकते हैं, या फिर वो अनाज के रूप में दे सकते हैं। ये किसानों को सुविधा प्रदान थी। और जो भूमि कर होता था वो भूमि का 1/3 दिया जाता था। ठीक है, और विशेष स्थिति फॉर एग्जाम्पल आपातकाल में भूमि कर को माफ़ कर दिया जाता था।
और राजा की आय के अन्य स्रोत। अब इसके अलावा राजा को कहाँ कहाँ से आय मिलती थी, वो है व्यापार कर, आयकर, वनों और कारखानों से प्राप्त इत्यादि कर। ठीक है, आप अगर जो चोल वाला साम्राज्य था वो पढ़ोगे तो उसके भी काफ़ी सारे मैंने पॉइंट इसमें प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, आपको लगेंगे काफ़ी सारे पॉइंट इससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, व्यय की प्रमुख मदें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि राजा जो आय आती थी उसको वो कहाँ खर्च करता था, कहाँ पर व्यय करता था। ठीक है, तो एक तो राजा खुद पर खर्च करता था, और अपने परिवार, राज परिवार और उसके दरबार पर खर्च करता था, और नागरिक प्रशासन और सेना पर खर्च किया जाता था, और मंदिरों और सार्वजनिक निर्माण और धार्मिक अनुदान में इसका खर्च किया जाता था। यानी कि जो राजा था वो एक्सपेंसेस कहाँ करता था, इन सभी चीज़ों पर, जितने भी इसको आय प्राप्त होती थी। अब थर्ड पॉइंट है सैनिक प्रशासन। पल्लवों के पास एक विशाल सेना थी जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति सेनापति होता था। अब सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से थे, पैदल, घुड़सवार, हाथी, नौका सेना, ये सब उसके पास सेना थी। और सेना में अनुशासन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। इन सभी सेनाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, और अश्व सेना हेतु बहुमूल्य अरबी घोड़ों को खरीदा जाता था। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन था 2019 में सेट 2 में। अब 2019 के सेट 1 में कैसा पूछा गया, कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लव के अनेक योगदान का परीक्षण कीजिए। और 2017 के क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा गया था, पल्लव कला एवं स्थान की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। और 2016 के पेपर में कैसे पूछा गया, पल्लव कला एवं स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब इन टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पल्लव वंश के नरेश कला प्रेमी थे, यानी कि उस टाइम के जितने भी राजा थे पल्लव शासन के, वो कला के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थे। ठीक है, उन्होंने 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक राज किया, और मंदिरों और मूर्ति कला के क्षेत्र में उनकी अपनी एक विशेष देन है। ठीक है, इन्होंने चट्टानों को काटकर ईंटों पत्थरों से अनेक विशाल और सुंदर मंदिर बनाए। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में ये बताया था, जितने भी मंदिर हैं इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है और ईंटों पत्थर से बनाया गया है, जो कि आज तक विद्यमान और प्रसिद्ध हैं। पल्लव कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठकला और कंदरकला के प्रभाव से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। श्री नीलकंठ शास्त्री ने उनकी वास्तुकला और शिल्पकला की प्रशंसा की। ठीक है, अब इसमें हम जितनी भी शैली मैंने आपको ऊपर बताई थी उन सभी शैली को एक्सप्लेन करते जाएंगे, बस। ठीक है, इतना ही करना है हमें। फॉर एग्जांपल जो पहली शैली थी वो थी महेंद्र वर्मन प्रथम शैली। इस शैली का विकास 600 से 640 ईस्वी में हुआ था, और इस शैली में मंदिर को मंडप कहा जाता था। इन शैली को ठोस चट्टानों से काटकर बनाया गया था, और इसमें आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ये सबसे पहली शैली थी। और सेकंड पॉइंट है हमारा मामला शैली। दूसरी शैली को नरसिंह वर्मल मामला ने बनाया था, और उसने मामलापुर नामक नगर बसाया था और मामला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उनके पास कौन सी उपाधि थी, मामला की उपाधि उन्होंने ग्रहण की थी। इसमें देवी देवताओं की मूर्ति और सर्वश्रेष्ठ ढंग से बनाया गया था। इनमें जो देवी देवताओं की मूर्ति थी वो काफ़ी अच्छी तरह बनाया गया था, काफ़ी सर्वश्रेष्ठ तरीके से बनाया गया था, परफेक्ट तरीके से बनाया गया था। यहाँ 2 प्रकार के मंदिर थे, पहला मंडप और दूसरा रथ के नाम से जिसे हम जानते हैं, और मंडपों की संख्या कितनी थी, 10। और इस शैली में महेंद्र वर्मन शैली से अधिक विकसित था। ये जो शैली थी ये महेंद्र वर्मन शैली से काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुए थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा राज सिंह शैली। इस शैली का विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मल द्वितीय ने किया था, और इन्होंने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, राज सिंह की उपाधि। ठीक है, इन्होंने 680 से 720 ईस्वी में इस शैली को विकसित किया था। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों की बजाय द्वार मंदिर बनाए थे। ये हल्का पॉइंट में हल्की मिस्टेक लग रही है मेरे को। इसमें सबसे प्रसिद्ध काशी और कैलाश मंदिर है। काशी के मंदिर ईंट और पत्थर से बनाए गए हैं, और इसके शिखर बहुत ऊंचे हैं, और इसकी जो छत है वो चपटी हुई है। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ है वो है अपराजित शैली। अपराजित शैली 1879 से 1897 ईस्वी में बनाई गई थी, और यह पल्लव नरेश के काल में बनाई गई थी। यह पल्लव काल की अंतिम शैली थी। ठीक है, इसके शिखर
ऊपर की ओर पतले चले गए। धीरे धीरे इस शैली का स्थान चोल शैली ने ले लिया। पल्लव कला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है और इस शैली में अधिकतर छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। काफ़ी सारे इन्होंने छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण करवाया है। चोल शैली से प्रभावित। इस प्रकार पल्लव राजाओं का शासनकाल कला और स्थापत्य की उन्नति से प्रसिद्ध हुआ और पल्लव कला का प्रभाव दक्षिण एशिया के मंदिरों में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम। इसका कंक्लूजन लिखेंगे। आप पेपर में ना हमेशा कंक्लूजन जरूर लिख देना। ठीक है, अगर आपको कंक्लूजन ना भी मिले तो आपको क्या लिखना है कि ऊपर लिखे सभी बिंदुओं द्वारा फिर जो क्वेश्चन की लाइन होगी वो आप लिख देना कि ये स्पष्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सभी राज्यों में मंदिर बनाए गए। यह सभी मंदिर कला और वास्तुकला तथा मूर्तिकला का स्पष्ट प्रमाण है। आम लोगों से प्राप्त करो से ही मंदिरों की रखरखाव होता था, यानी कि जितने भी लोग थे उनसे कर लिए जाते थे और मंदिर का रखरखाव किया जाता था। साधारण लोग मंदिर को चढ़ावा भी चढ़ाते थे जिससे कि मंदिर के रखरखाव में सहायता मिलती थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।